ताल्लुक रखते हैं तो काम करते हैं, आप नेगेटिव रोल भी करते हैं, आप पीपल एक्सेप्ट यू इन दैट वे, दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के दिए आदेश। 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू। पूर्व बीएसपी एमएलए राजूपाल हत्याकांड मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को ठहराया दोषी। 6 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। आयकर विभाग से कांग्रेस को फिर झटका। 1823 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी। 2017-18 से 2020-21 के लिए डिमांड नोटिस। कांग्रेस का आरोप, पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने का प्रयास। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर सहित 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब सहित मिली 9 सीट, लेफ्ट के खाते में 5 सीट। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। गुड फ्राइडे के मौके पर देश के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। ईसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा को कर रहे हैं याद। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को एमएबी एमएलए कोर्ट बांदा को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच की रिपोर्ट 1 महीने में देने का आदेश दिया गया है। बांदा जेल में बंद दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी को कल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का आखिर कैसा था आतंक, एक नजर इसी पर डालते हैं। फिरौती, हत्या, अपहरण, गैंगवार जैसे अपराध में शामिल नेता बनने से पहले दबंग माफिया की पहचान। कुल 65 मुकदमे चल रहे थे। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में नाम आया। 80 और 90 के दशक में चरम पर था गैंगवार। 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण चर्चित। 1995 में राजनीति की मुख्य धारा में कदम। ऐतिहासिक गैंगवार गाजीपुर से शुरू हुआ। माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से गैंगवार और 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल सश्रम कारावास। 2003 में एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं हुई। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाईं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा। कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण का मास्टरमाइंड। मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज थे कई केस। इसके साथ ही पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे दर्ज। पत्नी अफसा और बेटा अब्बास 2022 में फरार घोषित। तो पूर्वांचल के बाहुबली का अंत, और ये जो थी लगातार उनकी हिस्ट्री कही जा सकती है, अपराध की हिस्ट्री इसे कहा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि यह भगवान का न्याय है, विपक्ष कुछ भी कह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी एमएलए राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 6 दोषियों को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फरहान को अवैध असलहा रखने के मामले में 4 साल की कैद और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही हत्या के 6 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई इस बातचीत में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि बिना प्रशिक्षण के ये तकनीक अगर गलत हाथों में जाएगी तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है, वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का जिक्र किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करते हुए सबसे अच्छे अस्पताल के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। कोविड काल के दौरान भारत में वैक्सीन लगाने को लेकर विरोध नहीं होने पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायरस के खिलाफ पहले जन आंदोलन खड़ा किया गया और लोगों को शिक्षित कर, समझाकर, साथ लेकर चलने पर इसका विरोध नहीं हुआ। मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। ये पहली मेरी फिलॉसफी थी। दूसरा, मैं डे 1 से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट, मेरे देश के लोगों से बात। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा। सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ। तो ये जन आंदोलन बन गया। एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बड़ी सभा, किसी ने मुझे रोका नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। I have to say though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity, and that I could take courses online and all that, and to see that other people, not only does it work for them, but it's kind of empowering them. That's been very gratifying. We still have a lot of limitations, but in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का एक गिफ्ट हैम्पर दिया जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बनाए गए मोती का उपहार दिया। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु की फेमस आर्ट टेराकोटा की मूर्ति, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कश्मीर का केसर और दार्जिलिंग और नीलगिरी की चायपत्ती भी बिल गेट्स को उपहार में दिए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के बाद पोषण से जुड़ी किताबें उपहार में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में स्वामी स्मरणानंद जी महाराज पर अपने लेख में कहा है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रखर व्यक्तित्व श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का समाधिस्थ होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। स्वामी स्मरणानंद जी का अनंत यात्रा पर प्रस्थान कितने ही लोगों, श्रद्धालुओं को शोक संतप्त कर गया। आज मेरा भी हृदय स्वामी जी के करोड़ों भक्तों, संत जनों और रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सभी अनुयायियों सा ही दुखी है। निसंदेह स्वामी आत्मास्थानंद जी की तरह ही स्वामी स्मरणानंद जी ने अपना पूरा जीवन ही आचार्य रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा और स्वामी विवेकानंद के पावन विचारों के वैश्विक प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया था। स्वामी आत्मास्थानंद जी और स्वामी स्मरणानंद जी का पावन जीवन रामकृष्ण मिशन के प्रसिद्ध सिद्धांतों आत्मनो मोक्षार्थ जगत द्विधाय च अमिट का अमिट उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन द्वारा शिक्षा के संवर्धन और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। मैं एक बार फिर पूरे देश की ओर से ऐसी संत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे नमो ऐप के माध्यम से तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने पार्टी के सुशासन के एजेंडे को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा, मैं आज शाम 5 बजे नमो ऐप के माध्यम से हमारे मेहनती तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत इनाथू बूथ वलिमयाना बूथ का इंतजार कर रहा हूं। ये सराहनीय है कि तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच कैसे काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के सुशासन के एजेंडे को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जाए। ये भी उतना ही सच है कि तमिलनाडु डीएमके के कुशासन से तंग आ चुका है और हमारी पार्टी की ओर बड़ी आशा से देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आईटी विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आयकर विभाग ने पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आयकर विभाग के नोटिस पर कहा कि आयकर विभाग भाजपा के मामले पर तो चुप रहता है, लेकिन कांग्रेस को छोटे से मामले पर ही नोटिस भेज रहा है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सके, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके। तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तेजी से कार्रवाई करेगा जैसे तेजी से कार्रवाई उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करी। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी को अरविंद केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड नहीं चाहिए बल्कि बीजेपी को चाहिए। अरविंद केजरीवाल के मोबाइल पासवर्ड के जरिए बीजेपी इंडी अलायंस के सर्वे को जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आप नेता आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में ही हैं। आतिशी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने फ़ोन बता दिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बताइए, को मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है मुझे पता ही नहीं मेरे मोबाइल फ़ोन कहाँ है, और नए का मैं पासवर्ड नहीं दूंगा।
क्या छुपाने को है? क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के दौरान जो उन्होंने गलत काम और पैसे का लेन देन किया, और अब जब ईडी उनको सम्मन कर रही थी, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही थी, उन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे, डॉक्यूमेंट नष्ट करने का उनको काम कह दे रहे थे, और उनको कहां मोबाइल छुपाने यह भी बता रहे थे, और पैसे जिन जिन लोगों के पास गए थे उनको कैसे वहां से हटने को कह रही है। ये सारे सबूत जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल में हैं। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हो गया है, जिसमें आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सीटों पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल की 26 सीटों में गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज शामिल हैं। वाम दलों में भाकपा माले को 3 सीट, नालंदा, आरा और काराकाट दी गई है। भाकपा को 1 सीट, बेगूसराय और माकपा को 1 सीट खगड़िया दिए जाने पर सहमति बनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाया है। भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटों बाद ये सफाई दी थी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोगों के पास एक्सेस है और वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया। खुद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं के बयान आने लगे। इस बीच बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने उपराज्यपाल को शिकायत लिखी और मांग रखी कि इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस शिकायत को उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को भेज दिया और पूरे मामले की वैधानिक रूप से जांच करने का आदेश दिया। मुद्दा यह है कि क्या श्रीनेत के दावे सही हैं? अगर हाँ, तो कंगना के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी और किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया? मतदाताओं को सजग बनाने और स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप कारगर साबित हो रही है। इस ऐप पर अभी तक 79,000 से अधिक उल्लंघनों की सूचना लोगों ने दी है। सी विजिल ऐप पर दी गई सूचनाओं पर चुनाव आयोग ने 99% मामले का निपटारा कर दिया है, जिसमें 89% शिकायतों को तो केवल 100 मिनट के अंदर ही हल कर दिया गया। सी विजिल ऐप पर दर्ज की गई शिकायतों में 73% शिकायतें होर्डिंग और बैनरों से संबंधित थी। इस पर और अधिक इसे कारगर बनाने के लिए आयोग मतदाताओं को इसके बारे में, इसके सार्थक उपयोग के बारे में जागरूक कर रहा है। तो 24 की चुनौती में इतना ही। रुख करेंगे अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक यात्री कैब रामबन इलाके में बैटरी चश्मा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामबन सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामबन सड़क हादसे पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन क्षेत्र में एक गाड़ी के खाई में गिरने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार बहुत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।